हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukulaki.in। तो बात करते हैं इंटरव्यू के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कहीं पे हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनकी थोड़ी बहुत कमियां जो है थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सभी बच्चे जो अभी तक हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका अभी तक इंट्रैक्शन हुआ है। तो मैं आपको ये कहूँगा, सबसे पहले तो तीन टाइप के स्टूडेंट हो गए, है ना। एक हो गया फ्रेशर, एक हो गया जिसका स्टूडेंट का गैप है 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। एक स्टूडेंट हो गया जो कि मास्टर्स जिसने किया है वो वाला स्टूडेंट हो गया, या स्पेशली जिसमें किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा फ्रेशर है जो, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहला इंटरव्यू और सबसे बड़ा जो आपका इम्पैक्ट है, आप बीइंग अ फ्रेशर इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद आप एक वहाँ पहुँचे, उनके मन में सबसे पॉजिटिव जो थिंग है वो आपकी ये है। तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर है, ठीक है, जो क्वालिटी है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानिए कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर गए तो आपको एक अच्छे स्कोर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जो है ज़्यादा इसमें डेप्थ में मत मतलब टेंशन मत जाइएगा कि मैंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया है, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। आप में प्लस पॉइंट है कि आप बीइंग अ फ्रेशर आप उन कंपटीटर के सामने जा रहे हो जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, और उनको ये सब पता है और ऑटोमेटिक ही वो आपको बहुत लाइट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बैंकिंग के करंट इशू जो चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब करंट इशू फार्मर के ऊपर यहाँ पे बताने वाले हैं आपको क्या बोलना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन स्टूडेंट से सवाल किया फार्मर के ऊपर, हर किसी का डिफरेंट व्यू था, लेकिन एक्चुअल में क्या व्यू होना चाहिए इसके ऊपर भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो कैंडिडेट का गैप है, तो गैप को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 1 से 2 बार मेंस दिया है तो वहाँ पे टू बी फ्रैंक बोल दीजिए कि मैंने जो है मेंस क्लियर किया मैंने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया 2 बार, मेरा 0.5 से या 0.25 से रुक गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको आप दूसरों से कम हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 0.25 नंबर कम ज़्यादा होने से किसी की भी क्वालिटी चेक नहीं होती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको मतलब एक्सेप्ट कीजिए और आप इसको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये मत बोलेगा मेरा 3-4 नंबर से रहा था, बोल देना कि 0.25 या 0.5 से रुका था। कितना स्कोर था वो भी याद रखिएगा। लास्ट ईयर इंटरव्यू में स्कोर हम अगर वो पूछे तो अच्छा ही बताना है कि अच्छा था, 13+ था, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। और आपकी जो स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर सबसे बड़ी होनी चाहिए, हर किसी के लिए है कि स्माइल एंड कॉन्फिडेंस दो चीज़ ही मैटर करती है इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपकी एंटर होते ही स्माइल और कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, तो गेट में एंटर होते ही इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये बच्चे को मेरे को कितना स्कोर देना है और इसको क्या पूछना है और ये क्या बताएगा। अगर आप बिल्कुल घबराहट के साथ एंटर हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मानिए कि वो जो पर्सन बैठे हैं वो आपसे फैमिलियर ही होंगे, वो आपके फैमिलियर हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो मतलब जीएम लेवल के रिटायर्ड पर्सन होते हैं। तो आपको बहुत ही लाइट क्वेश्चन और आपके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन देख के ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो घबराइए मत, आपके साथ बहुत अच्छा और आपका इंटरव्यू जाने वाला है। वो कैंडिडेट जो एमएससी किए हैं, मास्टर्स के क्वेश्चन मतलब आपको 95% आने आएंगे, अगर उन्हें पता चल गया तो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन ये भी रह सकता है कि आप मास्टर्स के बाद आप मतलब पीएचडी और आप एक मतलब दूसरे सेक्टर में क्यों नहीं गया, बैंकिंग ही क्यों सिलेक्ट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये भी कह सकते हो कि सर मतलब मैंने ग्रेजुएशन के बाद फील किया कि एक बार मास्टर्स कर लूँ ताकि मैं इस जो फील्ड में थोड़ा और मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ, ताकि उसके बाद जो है फार्मर्स की हेल्प बैंकिंग में जाके अच्छे से कर पाऊँ। अब इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए आपने बीटेक करी है या मतलब बीटेक के बाद एमटेक करी है मास्टर्स में, तो एमटेक कैसे हेल्प करेगी बीटेक के कंपैरिजन में फार्मर को बैंकिंग में। तो इसके लिए पूरा आप रहिएगा कि मतलब जो है मैं उनको अच्छे से समझा पाऊँगा। जैसे ही मैं मतलब कोई फील्ड विजिट पे जाएंगे, कोई अच्छा चल रहा है तो उसे सजेशन दे पाएंगे ताकि मेरे को और लेवल पे ज़्यादा पता हो। तो इसके ऊपर पूरी स्टडी आपको करके जानी है, ठीक है। और एक कैंडिडेट जो कि वर्क एक्सपीरियंस है किसी और कंपनी में है, तैयार रहिएगा, इसके ऊपर पूरा ही जाने वाला है। वो ज़्यादातर ट्राई करेंगे कि आप नेगेटिव बोलो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बिल्कुल भी मत बोलिएगा आपने क्यों रिज़ाइन किया। बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड। कोविड में कंपनी ने बोल दिया कि जी आप चले जाओ, ठीक है, हम मतलब ठीक है अपन, मैं विदाउट सैलरी भी मतलब काम करने के लिए रेडी था, लेकिन कंपनी ने बोला कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, वर्क है ही नहीं है। तो ठीक है घर पे आई, लेकिन बाद में कंपनी ने बुलाया ही नहीं, मतलब बुलाया तो हाफ कैंडिडेट को बुलाया। तो ठीक है मैं ईएफओ की प्रिपरेशन करनी मैंने शुरू कर दी। तो आप थोड़ा इस टाइप से इसको मैनेज कीजिएगा। लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन अच्छा था या बुरा था, इसके ऊपर भी रेडी रहिएगा। लॉकडाउन अच्छा था, इकोनॉमिकली थोड़ा अफेक्ट हुआ है, बुरा हुआ है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए
अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहा, इन्वायरमेंट क्लीन हुआ, लोगों ने चलना, पैदल चलना शुरू किया, साइकिलिंग शुरू की लोगों ने, ठीक है। तो कुछ साइकिल की सेल भी बढ़ी थी, थोड़ा ये स्टडी भी कर लेना अगर आप साइकिलिंग वर्ड यूज़ करोगे तो। हीरो साइकिल की कुछ सेल बढ़ी थी, ये आप थोड़ा ये भी स्टडी कर लीजिएगा। तो अगर आपको बोले कि पीएम मोदी ने फैसला सही लिया था, तो बिल्कुल सही लिया था। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो इंडिया के लोगों की मेंटलिटी है, वो अभी थोड़ी लेट अडॉप्टर टाइप है, ये इतनी जल्दी नहीं मानते। अगर उस टाइम पे ना लेते तो आज ये हालात ना होते जो अब इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन था वो सही था। और इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, वो ये पूछ सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और 2-3 स्कीम रेडी रखिएगा, गवर्नमेंट कर रही है। और बजट का थोड़ा बोल दीजिए, बजट भी इस बार मतलब अच्छा रिप्रेजेंट किया। बजट किसने रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट फाइनेंस फीमेल फुल टाइम, थोड़ा इस टाइप से अपने आप को क्रॉस क्वेश्चनिंग मतलब जितना हो सके उसके लिए रेडी रहिएगा। तो जैसे एचआर के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ वीकनेस ये वो। स्ट्रेंथ में ज़्यादा मत बोलेगा, ऐसी स्ट्रेंथ मत बोलेगा जो आप में है ही नहीं है। स्ट्रेंथ में सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है, जो अपने मतलब सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ होता है, ठीक है, कि जो सिद्धांत है इस टाइप के अगर आप स्ट्रेंथ बोलोगे, ठीक है, तो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं और सबसे ट्रिकी होते हैं, बहुत मजा आता है इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो एचआर वाले क्वेश्चन है, वीकनेस में ज़्यादा कुछ ऐसे मत बोलिएगा कि मतलब मेरा राइटिंग मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। राइटिंग खराब का बोल देते काफ़ी स्टूडेंट, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। राइटिंग महात्मा गांधी की भी खराब थी, लेकिन वो राष्ट्रपिता हैं। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जिनकी राइटिंग ख़राब होती है वो पीपल के जो माइंड से थोड़ा शार्प होते हैं और वो मतलब थोड़ा लोगों से हट के होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह, थोड़ा मतलब इसको ऐसे बचा सकते हो। या आप ऐसा बोल सकते हो कि रात को मेरे को एकदम से भूख लगती है, मैं एकदम से फूड लेके अपने पास बैठता हूँ, मेरे को 2 बजे एकदम से भूख लगती है, ये बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरे को जो चाय है वो मैं उसका एडिक्टेड हो गया हूँ, ये मेरी वीकनेस हो गई है, कि मेरे को हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद एक चाय चाहिए होती है, जो कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मैं डॉक्टर से सलाह ले रहा हूँ, अभी मैं उसे थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ। चाय की जगह मैं अल्टरनेट में कभी कॉफ़ी कर रहा हूँ, कभी मैं ग्रीन टी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैं उसे कम कर रहा हूँ। इसके ऊपर याद रखिएगा। आपकी लोकेलिटी सराउंडिंग जितना भी है, आपकी फैमिली से लेके आपके एमपी एमएलए, आपके सीएम, आपके डिप्टी सीएम, आपके स्टेट के गवर्नर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आपका आपका कल्चर कौन सा है, आपका मतलब कल्चर में आपके फ्रूट फेमस कौन से हैं, आपका जो स्टेट है वो किस एरिया में किस चीज़ में लीड कर रहा है, ये सब चीज़ों का पूरा तैयार होकर जाइएगा। आपके स्टेट का फ्रूट कौन सा है, स्टेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए पूरा अपने स्टेट का विकीपीडिया सर्च कीजिएगा, पूरा ही उसको स्टडी करके जाइएगा। लोकेलिटी की जितनी भी सराउंडिंग क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स की वैरायटी, सीड रेट, यील्ड, स्पेशली यील्ड कितनी होती है, उनकी डिजीज़, उनके स्पेसिंग, ये सब चीज़ें अच्छे से याद करके जाइएगा। आपके एरिया के फार्मर के इशू क्या हैं। अब इशू सबके कॉमन है, मार्केट का रेट नहीं मिलता, सही टाइम पे पता नहीं चलता कौन से क्रॉप को शो करें। तो इसके लिए ये है कि सर मतलब जो फार्मर है उसको डाइवर्सिफाई फार्मिंग यूज़ करनी चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हर मतलब थोड़ी थोड़ी क्रॉप हर कोई हर क्रॉप को वो लगाए, तो ताकि उसे मतलब जो है फाइनली जो उसे रुपया मिलना है वो इक्वल ही उसे मिले, एक क्रॉप को ना करे। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फार्मर की आप इनकम कैसे इंक्रीज़ करोगे। इंटेंसिव फार्मिंग होगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गई, मतलब राइट काइंड ऑफ मतलब आप लोन कह सकते हो कि अगर फार्मर को राइट काइंड ऑफ लोन किया जाए तो उसको अपन हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी नॉर्मल पूछा जाता है कि आप फार्मर को कैसे इनकम कैसे फार्मर की बढ़ाई जाए। तो ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं उसको मतलब अपने ऑर्गेनिक और इस टाइप मतलब जैसे इंटीग्रेटिव इस टाइप ले जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको बोले कि उसकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके ऊपर आपको बोलना है कि जो इनकम है वो राइट काइंड ऑफ लोन से बढ़ सकता है। क्योंकि सर विदाउट रुपया, विदाउट इन्वेस्टमेंट अपन कुछ नहीं कर सकते। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें रुपया चाहिए होता है, और वो रुपया कहाँ से मिलेगा, हमें बैंक से मिलेगा। और राइट काइंड ऑफ लोन क्या होता है कि वो रुपये का राइट यूटिलाइजेशन, कि अगर कोई फार्मर उसे लोन ले रहा है तो वो किस पर्पज़ के लिए ले रहा है वो मैटर करता है। ये नहीं है कि हम उसे लोन एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेटे की शादी, बेटी की शादी, या बड़ा ट्रैक्टर जो कि उसे नीड ही नहीं है। एक छोटा फार्मर को छोटा ट्रैक्टर चाहिए तो वो बड़ा ट्रैक्टर, बड़े इंप्लीमेंट्स या अपने घर
बनाने में यूज़ कर रहा है और बाद में इनकम बंद हो गई और कहाँ से पे करेगा। तो फार्मर को क्या करना चाहिए, फार्मर फिश फार्मिंग या अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपके एरिया में पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग हनी बी मतलब एपीकल्चर हनी बी और कोई भी मतलब ऐसे जैसे जिस क्रॉप का अच्छा चल रहा हो, जैसे अंजीर की फार्मिंग हो गई, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपके एरिया में जो पोटेंशियल है पूरी स्टडी करके जाइएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ट्राई कीजिएगा राइट काइंड ऑफ लोन से फार्मर का जो इनकम है वो बढ़ सकती है, ताकि पूरा इंटरव्यू आपका इसके ऊपर जा सके और इसके ऊपर आप तैयार हो सके। अगर आपने ये जवाब दे दिया तो आपका पूरा इंटरव्यू इसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो ये मतलब बहुत चाहेंगे कि हाँ बताओ राइट काइंड ऑफ लोन क्या होता है। ठीक है, तो आगे बात आती है पैकेज एंड प्रैक्टिस। अपने एरिया की पैकेज एंड प्रैक्टिस जरूर स्टडी करके जाइएगा, ये बहुत मस्ट है आपको। अगर मतलब आप ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स किए हो या गैप हो तो आपको बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। अगर फ्रेशर हो तो भी आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं फार्मर इशू की, फार्मर के करंट इशू जो प्रोटेस्ट चल रही है इसके ऊपर क्या मतलब हो सकता है। नंबर 1, विकीपीडिया सर्च कीजिएगा, ये देखिएगा कि फार्मर प्रोटेस्ट को चलते हुए कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, और इसमें कितनी यूनियंस साथ में हैं। ठीक है, अब 3-4 सवाल यहाँ पे उठते हैं। नंबर 1, फार्मर प्रोटेस्ट पंजाब से क्यों शुरू हुई। ठीक है, पंजाब से इसलिए शुरू हुई सर, अगर वो पूछते हैं पंजाब से ही क्यों शुरू हुई, पहली बात पंजाब से इसलिए शुरू हुई सर, पंजाब में क्या है कि एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी है, तो वो इसको मतलब बढ़ावा ही देंगी ताकि वो बीजेपी के खिलाफ मतलब एक कैंपेन चलाया जा सके। नंबर 2, पंजाब में है 2022 में इलेक्शंस हैं, सो हर एक पार्टी है उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और कोई भी पार्टी और कोई भी मतलब पॉलिटिकल मेंबर उसमें आगे आके गलत नहीं बोलेगा फार्मर को, क्योंकि वो क्यों बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो वो फार्मर उसी के खिलाफ होंगे और वो पार्टी अपने आप को कोई रिस्क में नहीं लेगा। नंबर 3, फार्मर जो है पंजाब में यूनियंस हैं, पंजाब में एक छोटा सा पंजाब है जिसका एरिया बहुत कम है, लेकिन इसमें यूनियन 30 नियर अबाउट 30 यूनियंस है, तो एक छोटे छोटे एरिया में यूनियंस है, ताकि यूनियन जो है वो फार्मर को इकट्ठा करने में सक्सेसफुल रही, और कहीं ना कहीं उस पंजाब की गवर्नमेंट ने भी उसको हेल्प की। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हरियाणा है तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही एमएसपी का बेनिफिट ले रहे थे, और इन दोनों को ज़्यादा डर लगा कि हमारा एमएसपी हमें नहीं मिलेगा, अगर हमें ये होगा तो एमएसपी ठीक है गवर्नमेंट बोलेगी लेकिन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये डर की वजह से जो है ये शुरू हो गई, और अभी ये पूरा मतलब एक बर्निंग इशू बन गया है। अब इसके ऊपर क्या है कि वो बोलेंगे मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसे क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट का स्टेप सही है या ये सही है या गलत है। तो ये है कि सर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे और रिफॉर्म्स किए गए हैं, इवन ये समय की डिमांड थी। और इससे क्या है कि पहला नंबर 1, एमएसपी को लीगल नहीं कर सकते क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर आता है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 3 कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग। इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका काम होता है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को मैनेज करना, और वो अमेरिका, कनाडा एवं यूरोपियन यूनियन सभी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप अपने फार्मर को सब्सिडीज़ कम दीजिए। एमएसपी एक सब्सिडीज़ के टाइप ही आता है कि एक सब्सिडीज टाइप आप मान सकते हो कि हम आपको इतना रुपया देंगे, आप ऐसे प्रोड्यूस करो, सो उस चीज़ का प्रोड्यूस बढ़ जाता है। इसीलिए इसे लेके आए थे 1966 में, इसीलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे एमएसपी जरूरी था, लेकिन अब जरूरी नहीं है। अब फार्मर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उस टाइम पे ना तो मंडी थी, एपीएमसी बनाई गई ताकि फार्मर को बोला गया कि आपको ठीक है इतना रुपया देंगे प्रोड्यूस के ऊपर, आप प्रोड्यूस तो कीजिए, एटलीस्ट आप मतलब वीट और राइस में प्रोड्यूस कीजिए ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो सके। तो एमएसपी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है, इसलिए हॉर्टिकल्चर में एमएसपी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे बोलिएगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है ये 2005-06 के बाद ही ये ज़्यादा इसने मतलब बढ़ावा दिया है, पहले इतना नहीं था, और हॉर्टिकल्चर एक सक्सेसफुल सेक्टर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट सही है या मतलब जो फार्मर है वो सही है। तो गवर्नमेंट है ये मतलब पहले मैंने बताया कि ये जो लॉ है ये मैंडेटरी थे, और ये रिफॉर्म्स करने के लिए गवर्नमेंट को एक मेजोरिटी चाहिए थी, और इतने टाइम के बाद ये एक मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आई है, और इसने जो लॉ को मतलब पास किया है। थोड़ी सी अगर यहाँ पे ये है कि फार्मर को रूट लेवल तक कोई कैंपेन चला के फार्मर को मतलब उनको समझा दें, कोई डिमोनस्ट्रेट, जैसे कि अमेरिका वगैरह कंट्री है वहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे मतलब सुनने में आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेस हुई है। ठीक है, तो जो वहाँ पे कुछ फार्मर्स के एग्जांपल लेके उनको थोड़ा वीडियोस वगैरह बना के हर एक फार्मर को समझाया जाए कि पहले उनकी सिचुएशन कैसे थी, अब उनकी सिचुएशन कैसे है। ठीक है, और एक ये है कि जैसे मतलब कोई गवर्नमेंट ये कह सकती है फार्मर को फाइनली, अभी नहीं फाइनली, अगर बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि ठीक है अपन रिटर्न में दे देते हैं, लेकिन हमें 5 से 7 या 8 साल तक हमें ये लगाने दो, अगर नहीं लगता है तो हम इसे हटा देंगे। एक
एक बार हमें ये करके देखने दो। एक बार वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वो सक्सेस होने के बाद जो है फाइनली फार्मर उसे अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक बार जो उनके मन में डर बैठा है कि उनकी ज़मीनें छीने जाएंगी, ये सब है, तो क्योंकि फार्मर एक इलिटरेट पर्सन होता है और बहुत ही वैल्यूरेबल होता है, तो ऐसे पर्सन को अगर थोड़ा सा भी पीछे से पंप करोगे तो वो एक ब्लंडर के रूप में निकल के आएगा। तो वही फार्मर के साथ हो रहा है, उन्हें एक्चुअल पता ही नहीं है, उन्हें उन्हें लग रहा है कि एमएसपी ही सब कुछ है, एमएसपी, अगर एमएसपी नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं मतलब जो बीच का गैप है उसे फिल करना होगा। तो इसके लिए पूरा आप रेडी रहिएगा। कुछ मत बोलेगा एमएसपी इशू है या फार्मर को है, तो फार्मर को डर है जो गवर्नमेंट को कैंपेन वगैरह चला के या इस टाइप से कुछ करके या एग्जाम्पल वगैरह दे के, क्योंकि कोई भी डर है वो एग्जाम्पल से दूर हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आती है एसेंशियल कमोडिटी की। कुछ स्टूडेंट के सवाल थे, तो एसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है इसमें अमेंडमेंट की गई है, उसके प्रो एंड कॉन्स जो है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उनकी अच्छी चीज़ें क्या हैं। तो अच्छी चीज़ें ये है कि जैसे पहले क्या होता था, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने से पहले क्योंकि कोई भी मतलब अगर कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर है ना, बड़ा कॉर्पोरेट घराना है, उसने वहाँ पे पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब अपना प्लांट लगाना है, तो वो क्यों लगाएगा, वो कब लगाएगा, वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा 1000 करोड़ की अगर उसे लगा कि हाँ यहाँ पे मैं स्टोर करके उसे महंगे रेट में एक्सपोर्ट कर पाऊंगा या जब नीड होगी उस टाइम पे उसे एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर वो एक एक्ट है इंडिया में एसेंशियल कमोडिटी, उसके अंदर वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा तो वो क्यों प्लांट लगाएगा। तो समझे, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। लेकिन इसके कॉन्स ये है कि इन्फ्लेशन आ सकता है जैसा कि प्याज में होता है, तो ये तो समय के साथ ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसे दोबारा जाके फिर से कोई अमेंडमेंट लाए या फिर से इसे कोई मतलब कोई नॉर्म्स लाए, क्योंकि टाइम टाइम पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करते रहते, डेमोक्रेसी है, सो वी हैव टू राइट टू स्पीक। तो यहाँ पे क्या है कि हर कोई इंसान बोल सकता है, तो डेमोक्रेसी में घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये बात बोल दीजिएगा। तो इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री। तो एक तो बात होगी फार्मर इशू वाली, तो फार्मर इशू को आप ऐसे ही मतलब कीजिएगा, इसकी अच्छी बात है और बुरी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या है कि एक फार्मर को पहले पता चल जाता है कि उसे सीड सब कुछ कंपनी से मिलने वाला है, फाइनली उसका प्रोड्यूस उसको बिकने वाला है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक चीज़ होती है कि जैसे जो प्रैक्टिकली बोलना कि सर मैंने कुछ प्रैक्टिकल लोगों से बात की, तो प्रैक्टिकल जो लोग हैं उन्होंने मतलब मेरे को बताया कि जैसे उन्होंने टारगेट कर लिया कि हम आपसे 50 क्विंटल कॉटन लेंगे या 50 क्विंटल उन्होंने बोल दिया पटैटो लेंगे, है ना। पटैटो तो ज़्यादा अमाउंट में होगा, मान लीजिए कि चलो कोई टमाटो की किसी भी क्रॉप की कम्युनिटी की बात कर लो और एक उसकी क्वांटिटी की बात कर लो कि 100 क्विंटल वो उसे खरीद करेंगे एंड में, लेकिन उसका प्रोड्यूस है वो 150 क्विंटल हो जाता है, तो उस टाइम पे कंपनी बोलेगी नहीं मेरे को 100 क्विंटल चाहिए, क्योंकि उसने अपना एरिया वाइज टारगेट सेट किया होगा। तो यहाँ पे जो बचा हुआ 50 क्विंटल है, अब वो एक छोटा है तो वो फार्मर कहाँ पे लेके जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेरे को एक फ्लॉ नजर आया, एक ड्रॉबैक नजर आया, जो मैंने पर्सनल उनसे जाके बात की। अगर ये एग्जांपल आपने दे दिया तो आप कभी भी मतलब वहाँ पे इंटरव्यू को इम्प्रेस करके आ जाओगे, क्योंकि ये फ्लॉ मेरे ख्याल से शायद ही उनको पता हो, क्योंकि ये रूट लेवल का होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अभी, और हमारा क्या बचा है, अभी बचा है हाँ एक बात है नेगेटिव। कुछ ऐसा होता है कि वो आपको नेगेटिव बोलने के लिए बोलते हैं कि बेटा इसके 2 बैड थिंग बताओ, या आपके साथ पार्शियलिटी तो नहीं हो रही थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कहीं पे भी, तो यहाँ पे नहीं बोलना है, तो बैलेंस करके ही बोलेगा, किसी के खिलाफ मत बोलेगा, ना ही तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना ही किसी के अगेंस्ट। ये याद रखिएगा कि नेगेटिव बोलते ही आपका इंप्रेशन बैड हो जाएगा। और एक ये है कि आपको विमेन सीएम के नाम, जैसे कि ममता, जो सुश्री ममता बनर्जी, तो उनकी जैसा वेस्ट बंगाल के, तो एक ये याद रखिएगा। बाकी आपके स्टेट के सीएम के नाम, आप आपके एमपी एमएलए, हमारे जो राज्यसभा है उसके चेयरपर्सन, ठीक है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, और लोकसभा का मतलब हेड कौन होता है, ठीक है, इनकी सीट्स कितनी होती है, ठीक है, एक लॉ कैसे पास होता है, एक ये याद रखिए, क्योंकि जो ज़्यादातर मतलब एक्सपर्टाइज मतलब और ये मतलब है हुआ भी कि जो लॉ को एग्रीकल्चर जो लॉ को पास किया गया वो किस वे में किया गया था, ये भी जरूर याद रखिएगा, और कैसे पास होता है एक लॉ, ये भी मतलब एक रखिएगा। और साथ में आरबीआई का तो पता ही होगा, जो फंक्शन वगैरह उसके डिप्टी गवर्नर और जो भी उसकी रेपो रेट वगैरह होगा, ठीक है। और ज़्यादातर ये ट्राई कीजिएगा कि इंटरव्यू को आप अपनी तरफ खींच सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं ना, आप उसको थोड़ा उसे मतलब बोलते रहो। एक उसमें से बंदा बैठा होगा जो उसको लगेगा कि नहीं मैं पूछता हूँ, और वो पूछेगा, और वो पूरा इंटरव्यू आप अपनी तरफ लेके जा सकते हो अगर आप में क्रिएटिविटी है तो, क्योंकि कोई भी बात बोलते हो। और दूसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट इंट्रो देते हैं और इंट्रो इतना बड़ा दे देते हैं
कि वो इंट्रो में मतलब बंदा भूल जाता है कि ये एक्चुअल में इसका नाम क्या है। तो इंट्रो मैक्सिमम 5 लाइन का बोलना है। अगर वो बोले कि पूरा एक्सप्लेन करके बोलो, फिर पूरा एक्सप्लेन करके बोलना है। 90% इंटरव्यूअर यही चाहते होते हैं कि ये 5 लाइन का ही हो, हमें बस ये पता चल जाए इसका नाम क्या है, ये रहने वाला कहाँ का है, ये इसने ग्रेजुएशन कहाँ में की, और इसकी कोई एक आधी स्ट्रेंथ या एक आधी कोई और बात बस। अगर आपको फैमिली का बोले फिर फैमिली का बोलना है, अगर आपको कुछ और पूछे तो बोलना है, अदरवाइज आपको 5 या 6 लाइनें मैक्सिमम बोलनी है, जिससे आपके ऊपर बर्डन कम होगा। क्योंकि आप 10 लाइन का याद करके लेके जा रहे हो 20 लाइन का, आप वहां पे 2 लाइन नहीं बोल पाओगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे जाके। तो 5 लाइन का है तो 5 लाइन का याद रखना भी इजी रहेगा आपके लिए, बहुत इजी रहेगा। आपको बताया हुआ है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और एक और बात यहाँ पे यही है कि कुछ क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। घुमा के क्वेश्चन जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि मतलब उसका आंसर आपके पास हो, जो आपको बाहर जाके याद आए, अच्छा अच्छा ये पूछा था। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड और बी अटेंटिव, तो आपको यहाँ पे इतना एक्टिव और वो रहना है कि आपको एग्जैक्ट, आप उनसे ये कह सकते हो सर मेरे को 2 सेकंड दे दीजिए, तो 2 सेकंड में आप ये भी सोच सकते हो कि 1 मिनट मेरे को सोच के, अगर आपने 2 सेकंड में मांग लिए तो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है कि बच्चे ने ट्राई तो किया, समझे। क्योंकि आप हर बार ये बोल रहे हो कि सर सॉरी सर आई डोंट नो, ठीक है, और ये बोले सर मैं रिकॉलिंग कर रहा हूँ मेरे याद नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसे कर रहे हो तो एक बार ये भी मतलब बोल सकते हो कि सर मेरे को 1 सेकंड मिलेगा। 1 सेकंड में आप सोच के, चाहे आपके याद ना आए फिर भी ट्राई कीजिएगा, नहीं सर मेरे याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ट्राई किया फिर भी मतलब सही है। लेकिन घुमा के क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे बात आती है कुछ स्टूडेंट जिनके मार्क्स जहाँ तो डिग्री में कम है जहाँ ज़्यादा है, उनसे क्या करते हैं कि वो पूछ लेते हैं आपके 10th के 12th के और ग्रेजुएशन के मार्क्स बता दो। तो उस टाइम पे ये भी याद नहीं आते हैं, तो ये भी पढ़ के और अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि आपके मार्क्स हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपकी एज कितनी है, आपका बर्थडे कितना है, बहुत ही मतलब बर्थडे कब है, ये सब चीज़ों के लिए आपको पूरा याद रहना है और इंट्रो ब्रीफ में देना है, ये बात याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से मैं बहुत चलो ठीक है। तो वीकनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। अब बात है बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो बैंक प्राइवेटाइजेशन अभी तक अगर बात आती है कि बेटा इस बार बजट में बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं तो आप तो सिक्योर में कैसे जा सकते हो, तो इसमें आपको ये बोलना है कि मैम और सर अभी तक जो रिपोर्ट आई है इसमें 4 बैंकों का नाम लिया गया है, 4 में से 2 मतलब बैंकों को चूज़ किया जाएगा। नंबर 1 इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन चारों बैंकों में से 2 बैंकों को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये कुछ करने की डिमांड भी थी, क्योंकि जिस बैंक को, जो बैंक अभी लॉस में जा रहे हैं उनको वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ही है, और वो अगर सेल करके रुपया उन गवर्नमेंट के काम आएगा तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि सभी कभी भी बैंक मतलब बिल्कुल सारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये सारे प्राइवेट नहीं हो सकती। क्योंकि जो नेशनलाइजेशन है, नेशनलाइजेशन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1969 में कितने बैंकों का हुआ था ये भी पहला याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे नेशनलाइजेशन है, उसका काम होता है पुअर से पुअर को लेके आना और पुअर से हमें अमीरी की ओर बढ़ाना, और ये काम एक नेशनलाइज्ड बैंक ही कर सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक ही कर सकता है। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन नेशनलाइजेशन है वो पीपल्स का मतलब बेनिफिट देखेंगे, उनके लिए स्कीम्स लेके आएंगे। लेकिन नेशनलाइजेशन बैंक है जैसे एसबीआई है, तो उसने भी बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके और प्रॉफिट में गया, और इवन येस बैंक प्राइवेट बैंक को भी हायर किया है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनलाइज जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें पोटेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ बैंक जिनमें पोटेंशियल मतलब जिनमें प्रॉफिट नहीं है तो वो सेल करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो लेकिन जैसे बड़े प्लेयर हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हर एक गांव में और हर एक मतलब अप्रॉक्स अपने एरिया में इनके ब्रांचेज है और बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो ये सब बातें बोलोगे और आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा बिल्कुल। बजट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। करंट की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है वो पढ़ के जाइएगा। दूसरी स्कीम जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, जनधन अकाउंट हो गया, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टाइप ऑफ अकाउंट हो गए डीडी, करंट, डीडी, चेक, ठीक है। और स्पेशली एनपीए इन एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन मतलब बहुत से स्टूडेंट से रहेगा, एनपीए क्या होता है इन एग्रीकल्चर। एनपीए एग्रीकल्चर में तब होता है जब 2 सीजन के बाद वो पे ना करें, मतलब उसका टाइम लिमिट के 2 सीजन बाद, मतलब 1 साल, या आप ये कह सकते हो उसके 2 सीजन, उस वहाँ के शॉर्ट जो ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 2 सीजन के बाद अगर पे ना करे, मतलब 12 मंथ आप कह सकते हो, एग्रीकल्चर में 90 दिन 90 डेज का नहीं होता है। और दूसरा सरफेसी एक्ट की फुल फॉर्म, सरफेसी एक्ट कब लगती है ये बजट में मेंशन थी, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा।
फुल फॉर्म भी बजट में इसको मेंशन किया गया था, इसकी लिमिट कम ज़्यादा हुई है, ये देख के जाइएगा। डीआरटी कोड कब जाते हैं और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रोल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब कुछ आपको बता दिया गया है। नाबार्ड आरबीआई के चेयरमैन, डिप्टी गवर्नर, आत्मनिर्भर भारत, और एक बड़ी चीज़ स्माइल जरूरी है इंटरव्यू में, और कॉन्फिडेंस, दो चीज़ जरूरी है। आपको एंटर होते ही बड़ी सारी स्माइल के साथ जाना है और आपको कॉन्फिडेंस पूरा रहना है, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ आप बिल्कुल ट्रिकी, मतलब ट्रिकी नहीं, मतलब कि ये कह सकते हो कि आप जैसे बोल रहे हो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। अगर आप कोई बात तर्क के साथ रख रहे हो तो उसको पूरा तर्क के साथ रखिए, और ताकि सामने वाला हिप्नोटाइज हो सके। इंटरव्यू को आप इंप्रेस करने में सक्सेसफुल रहोगे, मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है जैसे कि लोगों को मैंने देखा। लेकिन कुछ कमियां थी जो मैंने सोचा कि शायद एक वीडियो बना के आप लोगों तक बेस्ट में से पहुंचा सकूं। अब बात करते हैं, कुछ रहा तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ ठीक है, एक कोविड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोविड है, मतलब कोविड कब हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सा स्ट्रेन है, न्यू स्ट्रेन कौन से कंट्री में आया है, ठीक है। लॉकडाउन कब शुरू हुआ था, कौन सी डेट को लॉकडाउन लगा था, एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। लॉकडाउन के कितने फेस आए थे, अनलॉक कब हुआ, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो कोविड है उसका वैक्सीनेशन कितनी इंडिया की कंपनी ने बनाया है, किसके साथ टाई अप है, कौन सी कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितने रुपीज़ का है, किसको लगाया जाता है, उसकी कितनी मतलब एफिशिएंसी है, कितना एक्यूरेसी आ रहा है, क्या उसके ड्रॉबैक्स दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव ज़्यादा मत बोलिएगा, ठीक है। अभी तक रिजल्ट आने के लिए हमें टाइम लगे, क्योंकि एक वैक्सीनेशन का हम रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मामला चला जाता है, तो इसका जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट है वो धीरे धीरे आएगा। तो ये सब थोड़ा मतलब यहाँ पे रेडी रहिएगा। लॉकडाउन हो गया, कोविड हो गया, मोस्टली सिचुएशन आपके फार्मर हो गया। ट्वीट के ऊपर एक रिसेंटली मतलब ट्रेंड चल रहा है, जैसे दिशा रवि जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, तो इनका अभी तक इनको दिल्ली पुलिस ने अभी एक एफआईआर में मतलब इनको कर लेते, क्योंकि उन्होंने टूल किट जो थी, मतलब ग्रेटा थनबर्ग थी जो मतलब बहुत ही स्वीडन की एनवायरमेंट है, तो उन्होंने जो मतलब एक टूल किट शेयर कर दी थी गलती से, तो वो थोड़ा एक इस मैटर को भी स्टडी करके जाइएगा। बैलेंस करके बोलना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है, स्ट्रांग बोलना है। और जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मानना है, तो सुप्रीम कोर्ट पे वो बोल देंगे, सुप्रीम कोर्ट का आपका अच्छा है, तो आप ये कह सकते हो सर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एक गठित किया है, तो उसको भी है। बाकी कोई भी जो मतलब फैसला लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक पर्सन के द्वारा नहीं लिया जाता, उसके पीछे नीति आयोग है। नीति आयोग ने कोई रणनीति तैयार की, स्टडी की, केस स्टडी की, स्टडी करके ही वो चीज़ें अमेंडमेंट होती हैं, ठीक है। और नीति आयोग कब बना, कौन हेड है, ये भी याद रखिएगा अगर आप नीति आयोग मेंशन कर रहे हो। बस एक याद रखना, एक लास्ट आपको बोलना चाहूँगा, क्रॉस क्वेश्चन। आप जो बोलोगे ना उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन ही आने वाले हैं, और क्रॉस क्वेश्चन के लिए रेडी रहेगा, वहाँ पे गलती नहीं खाना है। और एक आपको थोड़ा ये पूछ सकते हैं कि जैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर के लोन कैसे करोगे, इसको घुमा के पूछ सकते हैं, ट्रैक्टर लोन कैसे करोगे, बात वही है। वही डॉक्यूमेंट सबको चेक करेंगे और वही उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। वही पूछ सकती है कि फ्लावर के ऊपर लोन कैसे करोगे, ग्रीन हाउस के ऊपर लोन कैसे करोगे, एक लिली फ्लावर है उसके ऊपर लोन कैसे करोगे, रोज़ के ऊपर लोन कैसे करोगे, मशरूम के ऊपर लोन कैसे करोगे, ड्राई एरिया में लोन कैसे करोगे। ये सब चीज़ें, ये सब सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, 5 से 20 मेंबर्स होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट 10 से 20 बता रहे हैं, तो 5 से 20 होते हैं, कब बना था, ठीक है, कौन इसे मतलब चला रहा है, कैसे बनता है, थोड़ा ये स्टडी करके जाइएगा। जीएलजी के बारे में, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एफपीओ के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाइएगा। तो इसी के साथ मतलब आप सबको विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। बस स्माइल रखना, कॉन्फिडेंस रखना, और अपना जो तर्क है, अपना लॉजिक है, वो भी आप एक एग्जाम्पल के साथ सेट करके देना। और आपको वहाँ पे नाम इसीलिए पूछे जाते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो या घबराहट में होते हो, उस टाइम पे नाम एकदम से याद नहीं आते हैं, तो इसीलिए नाम पूछे जाते हैं। तो जो नाम है डिप्टी गवर्नर वगैरह के, नाबार्ड वगैरह के, सीएम, एमपी, एमएलए, और जो सब ये नाम याद रखने हैं। यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए, कमला हैरिस, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, यूएन वगैरह के, थोड़ा ये भी याद रखिएगा। तो इन सबको डेली का रिकॉल कीजिएगा, डेली का याद कीजिएगा, आपका ये याद रहेगा। उम्मीद करूँगा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, और विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम गुरुकुल एग्री। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।